अगर कोई स्त्री चुप है तो यह मत समझिए कि उसमें दर्द नहीं है। कई बार चुप्पी शांति नहीं, वर्षों का समझौता होती है। आज की कहानी उस औरत की है जो 60 साल तक घर में रही और एक दिन समझ पाई कि असल में वही घर से बाहर रह गई थी। नमस्कार, मैं सिम्मी आज आपके लिए जो कहानी लेकर आई हूं उसका शीर्षक है जो घर में रह गया। सुधा को अक्सर लगता था कि उसका जीवन किसी ऐसे कमरे की तरह हो गया है जिसमें खिड़कियां तो हैं पर हवा का रास्ता कब का बंद हो चुका है, और जिसमें रहते रहते मनुष्य यह भूल जाता है कि सांस लेना केवल जरूरत नहीं बल्कि अधिकार भी होता है। उस सुबह भी जब खिड़की के शीशों से छनती धूप फर्श पर उसी परिचित ढंग से फैली हुई थी, सुधा को भीतर कहीं यह महसूस हुआ कि उसके दिन अब बीत नहीं रहे बल्कि एक ही जगह ठहरे हुए हैं। जैसे समय ने उसके घर के भीतर आकर स्वयं को समेट लिया हो और बाहर निकलना भूल गया हो। रसोई में चाय चढ़ाते हुए उसे अपने हाथों की झुर्रियां दिखाई दी जो किसी शिकायत की तरह नहीं बल्कि किसी लंबे साक्ष्य की तरह उसके सामने थी, और वो सोचने लगी कि इन झुर्रियों में केवल उम्र नहीं बल्कि वे सारे शब्द, वे सारे अपमान और वे सारी चुप्पियां भी दर्ज हैं जिन्हें उसने वर्षों तक अपनी आवाज बनने नहीं दिया था। रमेश अब भी कमरे में सो रहा था और उसकी नींद में भी एक ऐसा अधिकार था जो सुधा को हमेशा असहज करता रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि ये आदमी जागते हुए भी उतना ही निश्चिंत रहता है जितना सोते हुए, और शायद यही निश्चिंतता उसके लिए सबसे बड़ा बोझ थी। शादी के शुरुआती वर्षों में सुधा ने कभी नहीं सोचा था कि जीवन इस तरह धीरे धीरे उसके हाथ से फिसल जाएगा, क्योंकि तब उसके पास उम्मीद थी, धैर्य था और यह विश्वास भी था कि समय के साथ लोग बदलते हैं, रिश्ते परिपक्व होते हैं और प्रेम किसी न किसी रूप में लौट आता है। लेकिन रमेश के साथ समय बीतने का अर्थ बदलने लगा था, क्योंकि उसके लिए समय केवल आगे बढ़ने का माध्यम नहीं था बल्कि अपने स्वभाव को और पुख्ता करने का अवसर था, जिसमें वो पहले से अधिक निसंकोच, अधिक तिरस्कारपूर्ण और अधिक आत्मकेंद्रित होता चला गया। रमेश का पहला वाक्य जो सुधा को भीतर तक चुभा था कोई बड़ा अपमान नहीं था बल्कि एक साधारण सा वाक्य था जिसे उसने हंसते हुए कहा था कि उसके घर में चीजें उसके तरीके से ही चलेंगी, और सुधा ने तब उस वाक्य को पुरुष की स्वाभाविक दृढ़ता मानकर स्वीकार कर लिया था, यह सोचे बिना कि यही वाक्य आने वाले वर्षों में उसके पूरे जीवन की व्याख्या बन जाएगा। धीरे धीरे रमेश का बोलने का ढंग, उसकी निगाहें और उसकी चुप्पी सब कुछ मिलकर एक ऐसा वातावरण रचने लगी जिसमें सुधा का होना एक उपस्थिति भर रह गया था, जिसकी आवश्यकता तो थी पर जिसकी कोई स्वतंत्र पहचान नहीं थी। वो घर में काम करती थी, निर्णयों को मानती थी, रिश्तों को निभाती थी, लेकिन उसकी किसी भी बात को गंभीरता से नहीं सुना जाता था जिससे यह लगे कि वो भी उस घर की एक बराबरी की हिस्सेदार है। बाहर की दुनिया में रमेश का व्यक्तित्व बिल्कुल अलग था, क्योंकि वहां वो सभ्य, मददगार और सम्मानित व्यक्ति के रूप में जाना जाता था, और सुधा कई बार यह देखकर हैरान होती थी कि वही आदमी जो घर में उसकी चुप्पी को उसकी कमजोरी समझता है, बाहर दूसरों की बातों को इतनी सहजता से सुन लेता है। एक बार पड़ोस की एक महिला ने सुधा से कहा था कि उसके पति कितने अच्छे हैं और वो कितनी भाग्यशाली है, और सुधा उस समय मुस्कुरा दी थी,
क्योंकि उसने वर्षों में यह सीख लिया था कि मुस्कान कई बार सच छिपाने का सबसे सुरक्षित तरीका होती है। लेकिन उस मुस्कान के पीछे जो पीड़ा थी, उसने उस दिन पहली बार उसका नाम लेने की कोशिश की थी, भले ही वह नाम उसके होंठों तक नहीं आया। समय के साथ रमेश के देर से लौटने, फोन पर दबे स्वर में बात करने और घर में होते हुए भी अनुपस्थित रहने की घटनाएं बढ़ती चली गईं। और सुधा ने इन सबको देखकर भी कोई प्रश्न इसलिए नहीं उठाया क्योंकि वो जानती थी कि प्रश्न करने से स्थिति सुधरती नहीं बल्कि और जटिल हो जाती है। और कई बार स्त्री अपनी शांति बनाए रखने के लिए सच्चाई से आंखें फेर लेना ही बेहतर समझती है। रात के समय जब पूरा घर सो जाता था, तब सुधा अक्सर जागी रहती थी, क्योंकि नींद केवल थके शरीर को नहीं बल्कि सुरक्षित मन को भी चाहिए होती है। और उसका मन वर्षों से किसी अनजाने भय से जकड़ा हुआ था, जिसे वो स्वयं भी ठीक से पहचान नहीं पाती थी। अनन्या के जन्म के साथ सुधा के जीवन में एक नई भूमिका आई, जिसने उसे कुछ समय के लिए यह विश्वास दिलाया कि अब उसका जीवन केवल सहने के लिए नहीं है बल्कि किसी को संभालने और सहेजने के लिए भी है। और शायद इसी कारण उसने अपने भीतर की पीड़ा को और गहराई से दबा लिया, ताकि उसकी बेटी किसी भी तरह से उस बोझ को महसूस ना करे। रमेश बेटी से प्रेम करता था, लेकिन वह प्रेम भी एक सीमा में बंधा हुआ था, क्योंकि वो अनन्या को अपनी सोच, अपने संस्कार और अपने अनुशासन के दायरे में रखना चाहता था। और सुधा यह सब देखते हुए भी कुछ नहीं कह पाती थी, क्योंकि उसने सीख लिया था कि विरोध केवल तब ही संभव है जब मन में अपने लिए कोई जगह बची हो। घर में तिरस्कार किसी एक दिन या किसी एक घटना का नाम नहीं होता, बल्कि वह धीरे धीरे व्यवहार में घुलता चला जाता है, जैसे बातचीत में हल्का सा व्यंग, निर्णयों में अनदेखी और संबंधों में बढ़ती हुई दूरी। और सुधा ने इन सबको इसलिए सहा क्योंकि उसे हमेशा यह सिखाया गया था कि घर बचाना सबसे बड़ा धर्म है, चाहे उसकी कीमत कुछ भी क्यों ना हो। समय बीतता गया, अनन्या बड़ी होती गई और सुधा के भीतर एक ऐसी थकान जमा होती गई जिसे आराम या नींद से दूर नहीं किया जा सकता था, क्योंकि यह थकान शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की थी, जो वर्षों तक अनसुनी रहने के कारण भीतर ही भीतर सिकुड़ गई थी। जब रमेश के संबंध अब छुपे नहीं रहे और उसका तिरस्कार खुलकर सामने आने लगा, तब भी सुधा ने कोई बड़ा दृश्य नहीं रचा, क्योंकि उसे लगता था कि इस उम्र में विद्रोह करने से केवल तमाशा बनता है और समाधान शायद ही मिलता है। और यही सोच उसे और भीतर धकेलती चली गई। एक दिन बिना किसी विशेष झगड़े या ऊंची आवाज के रमेश ने यह कह दिया कि सुधा के होने या ना होने से उसके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता। और यह वाक्य सुधा के भीतर किसी विस्फोट की तरह नहीं बल्कि किसी ठंडी सच्चाई की तरह उतरा, क्योंकि उसे पहली बार यह स्पष्ट रूप से समझ में आया कि वो तो बहुत पहले ही अकेली हो चुकी थी, बस उसने इस सच्चाई को स्वीकार करने में देर कर दी थी। उस रात अनन्या मां के पास आकर बैठी और बहुत देर तक कुछ नहीं बोली, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि कुछ बातें शब्दों से नहीं, उपस्थिति से कही जाती हैं। और जब सुधा ने बहुत धीमे स्वर में यह पूछा कि अगर वो इस घर को छोड़ दे तो क्या होगा, तब अनन्या ने बिना किसी भावुकता के कहा कि तब शायद उसकी मां पहली बार अपने लिए जी पाएगी। यह कोई तात्कालिक निर्णय नहीं था, बल्कि वर्षों से भीतर जमा पीड़ा, अपमान और थकान का वह क्षण था जब सुधा ने पहली बार अपने डर से बड़ा कोई निर्णय लिया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अब रुकना जीवन नहीं,
केवल समय काटना है। जिस दिन सुधा ने घर छोड़ा, उस दिन ना कोई नाटकीय दृश्य हुआ और ना कोई ऊंची आवाज, क्योंकि कुछ फैसले इतने भीतर से लिए जाते हैं कि वो शोर नहीं करते, केवल दिशा बदलते हैं। और उस दिशा में चलते हुए सुधा ने पहली बार यह महसूस किया कि 60 वर्ष की आयु कोई अंत नहीं, बल्कि अपने लिए जीवन को फिर से परिभाषित करने की एक देर से मिली हुई संभावना भी हो सकती है। अनन्या के घर में रहते हुए सुधा ने धीरे धीरे अपनी सांसों को पहचाना, अपनी पसंद की चाय बनाई, खिड़की से आती धूप को बिना अपराध बोध के महसूस किया और यह जाना कि सम्मान कोई मांगने की चीज नहीं, बल्कि अपने जीवन की सीमाएं स्वयं तय करने की प्रक्रिया है। एक दिन आईने में देखते हुए उसे अपनी झुर्रियों से कोई शिकायत नहीं हुई, क्योंकि उन झुर्रियों के पीछे उसे वो स्त्री दिखी जो बहुत देर से सही, लेकिन अब स्वयं के साथ खड़ी थी। ये कहानी किसी तात्कालिक विद्रोह की नहीं, बल्कि उस स्त्री की है जिसने वर्षों तक चुप्पी को अपना कवच बनाए रखा, लेकिन अंततः वो ये समझ गई कि जीवन का सबसे बड़ा अपराध स्वयं से किया गया विश्वासघात होता है, और जिसे उसने 60 वर्ष की आयु में छोड़ा। वह केवल एक घर नहीं था, बल्कि वह भय था जिसने उसे इतने वर्षों तक बांध कर रखा था।